लिखने का सही तरीका देखना है। ये देखिए, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके 2012 में भी आया है। और देखिए, इसका उत्तर यद्यपि हमने पाठ पढ़ लिया है तो हमें पूरा आता है, हम इसका तरीका ही देखेंगे। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को प्रस्तुत करते हुए छापा कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, अर्थात ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के बड़ी सादगी से इस खबर को छापा। अब इसके पश्चात हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और अपनी बात को थोड़ा और विस्तार देंगे। ये देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसी में, यह खबर सभी के सामने स्पष्ट होते हुए, मतलब जो खबर है वो सभी के सामने स्पष्ट होते हुए भी क्या है, सच्चाई को सामने नहीं ला पाई। सभी लोग सच जानते थे लेकिन उस सच को दबा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत को इस प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। देखिए, वस्तु स्थिति हम सभी को पता है कि गुलाम मानसिकता को इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और जिंदा नाक, मतलब पाठ के अंत में जब हमने देखा कि जिंदा नाक लगाई गई है, तो जो समाचार पत्र हैं उन्होंने भी इस न्यूज़ को या कहे कि इस खबर को छापा, लेकिन एक संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने सिर्फ यही बताया कि जिंदा नाक लगाई गई है और सबको पता था कि किस तरह से ये कार्य हुआ है। अब बेटा दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में वर्णित नाक की चोरी तथा नाकों को अजायब घरों में भेजे जाने के विषयक उल्लेख में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। बताइए कि यह प्रसंग हमें क्या प्रेरणा देता है। यहाँ जो मुख्य चीज है बेटा, उस पे हमें फोकस करना है या ध्यान देना है, वो है व्यंग। हमको अच्छे से पता है कि व्यंग होता क्या है। जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से कहें कि समझने वाले को समझ भी आ जाए और उसके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़े, वह सुधार की ओर अग्रसित हो। तो देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में वर्णित नाक की चोरी और नाकों को अजायब घरों में भेजे जाने का प्रसंग हमारी सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों के व्यवहार पर तीखा व्यंग है। हमारे यहाँ नागरिक गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हुए सार्वजनिक संपत्ति और धरोहरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी इतनी कमजोर है कि कहीं भी कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है। सरकारी तंत्र केवल कागजों पर ही सही प्रकार से कार्य करता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तो बेटा कहने का मतलब यही है कि सरकारी कार्यालयों में जो कागजी खाना पूर्ति है उस पर व्यंग किया गया है यहाँ पे। अब इसी को हम जो है ये बताएंगे कि ये प्रसंग हमें प्रेरणा क्या दे रहा है। प्रेरणा के लिए हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और ये देखिए कि इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और सभी को असुविधा का सामना करना होता है। साथ ही हमें सरकारी कार्यशैली में भी सुधार करने की आवश्यकता है जिससे उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। बिल्कुल सही है कि ये सब चीजें एक व्यक्ति स्तर से शुरू होती है और देश के स्तर तक पहुंचती है। मतलब हमसे ही मिलकर हमारा राष्ट्र बना है और हम ही उसकी छवि को अगर धूमिल करें तो ये बहुत गलत बात होगी। अब एक और प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर शासन में खलबली क्यों थी और इसमें निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। देखिए, खलबली का जो कारण था वो हमें स्पष्ट है ही, उसको हम बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है कि 30 से 50 शब्द या 40 से 50 शब्द में हमें कृतिका के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से इसको इसी प्रकार प्रारंभ करेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के शासन में खलबली थी क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी और अखबारों में चर्चा है रानी आएगी और वहां के शासक की अगर नाक ना हो तो खलबली मचनी ही है। और इसी बात को लेकर के पूरी दिल्ली में जो है उठापटक हो रही है। इसमें बेटा हमें वो सारी चीजें लिख देनी है जो कि रानी के आगमन की पूर्व तैयारियों में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से हम आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के अगर उत्तर देते हैं तो हम बहुत ही अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी इसका भली भांति अभ्यास करें। धन्यवाद।